जैसे हमारी सबसे पहली प्रॉब्लम है 50 ml हमारे पास एक्वस सोल्यूशन है, तो ये होगी सोल्यूशन की वॉल्यूम ऑफ द ग्लूकोज जिसका के मोलर मास भी हमें दिया गया है। कंटेन दिस नंबर ऑफ द मोलिक्यूल्स, अब इसमें कितने मोलिक्यूल्स हैं उसका मास नहीं दिया, गिवन मास नहीं दिया, गिवन नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स दिए हैं। हमें सोल्व करनी है सोल्यूशन की कंसंट्रेशन, आंसर आपके मोलैरिटी की टर्म्स में है, तो हम यहाँ पर मोलैरिटी ही निकाल सकते हैं। वॉल्यूम दी गई है सोल्यूशन की, तो हमने सबसे पहले क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स निकाले। नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला था गिवन मास बाय मोलर मास, बट यहाँ पर अप्लाई होगा गिवन नंबर ऑफ द मोलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय द एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो एवोगैड्रो की कितनी वैल्यू होती है 6.02 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23। ये दोनों कैंसिल हो गए, पावर्स को सोल्व करेंगे तो यहाँ पर एक पावर बच जाएगी, तो ये बच गया 1/10 यानी कि 0.1। बाद में हमें सिंपल फार्मूला अप्लाई करना है कि मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 1000। नंबर ऑफ मोल्स आ गए हैं 0.1, वॉल्यूम हमें दी गई है स्टेटमेंट में 50 इंटू करेंगे 1000, तो आंसर आ जाएगा आपका 2। इसको सोल्व करके इजीली क्लियर है, अभी सिंपल था, तो ऐसे आपको एमसीक्यू भी आ सकते हैं। आगे चलते हैं, कंसंट्रेटेड HNO3 है हमारे पास, यूज्ड इन द लैब, दैट इज द 68% नाइट्रिक एसिड है, बाय मास, मास बाय मास यानी कि 68% बाय मास हमें दिया गया है, एक्वा सोल्यूशन है, तो बाकी का क्या होगा, वाटर होगा। ठीक है, हमें सोल्व करनी है इसकी मोलैरिटी, अगर इसकी डेंसिटी भी दी गई हो, डेंसिटी दी गई है, मास परसेंटेज दी गई है, हमें मोलैरिटी चाहिए। मोलैरिटी के लिए नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, हमें वॉल्यूम चाहिए सोल्यूशन की, वो डेंसिटी से सोल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, 68% है, मास परसेंटेज मतलब कि 68 ग्राम हो गया हमारा HNO3, दैट इज दी सल्यूट है, तो सल्यूट का गिवन मास हो गया 68 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ दी सोल्यूशन, तो बाकी का वाटर इसमें कितना बचेगा, 100 माइनस 68 दैट इज दी 32 ग्राम। ठीक है, अगर मोलैरिटी निकालनी होती तो ये मास ऑफ दी वाटर हम लोग यूज कर लेते, बट यहाँ पर मोलैरिटी है, अगर हमने मोलैलिटी निकालनी होती तो मास ऑफ दी सॉल्वेंट यूज हो जाता। ठीक है, अब देखिए सोल्यूशन का मास है 100, तो हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास बाय डेंसिटी। ठीक है, नॉर्मल फार्मूला होता है मास बाय डेंसिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम आ जाएगा। मास है सोल्यूशन का 100 ग्राम, डेंसिटी हमें दी गई है 1.504, वो हमने यूज की। अभी इसको ऐसे ही रखना है, यही आपने एग्जाम में ध्यान रखना है, इसकी डिवाइड अभी सोल्व करने की हमें जरूरत है नहीं, इसको हम लोग एंड में ही सोल्व करेंगे, जो हमारा एंड आंसर होगा उसमें। ठीक है, अब हमने HNO3 का मास निकालना है, वो उसके फार्मूले से सबके मासेस को ऐड कर आप लोगों को अगर याद है तो आप लोग एज इट इज यूज कर लेना। नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे 68 गिवन मास बाय दी 63 मोलर मास। ठीक है, इसको भी ऐसे ही अभी रखेंगे, इसको भी डिवाइड करने की जरूरत है नहीं, मोलैरिटी निकालते हैं सीधी, वहां पर ही कैलकुलेशन होगी कंप्लीट। सो मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 1000। नंबर ऑफ मोल्स आ गए हमारे 68 बाय 63, ये ऊपर चले जाएगी वैल्यू 1.504, और आ गया साथ में 1000, 2 जीरो यहां से कैंसिल हो गई। अब हमने क्या किया, 68 को 63 के साथ कर लिया डिवाइड, वो आ गया 1.079, इनटू में था 1.504। अब देखो 1.504 में 3 डेसिमल प्लेस तक हमें आंसर दिया था, इसलिए मैंने भी डिवाइड करके 3 डेसिमल प्लेस तक रख लिया है। अगर आपको ये चीज डिफिकल्ट फील हो रही हो तो आप लोग 2 डेसिमल प्लेस भी यूज कर सकते हैं, तो आप लोग यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेसेस तक भी यूज करके आंसर को मल्टीप्लाई करके सोल्व कर सकते हैं, तो ऐसे आपकी इजी मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी। एंड में जाकर आपने डिवाइड करनी है, मल्टीप्लाई करनी है, तो एंड में जाकर आप लोग यहां तक पहले छोड़ देना, अगर एग्जाम में आखिर में जाकर आपने मल्टीप्लाई डिवाइड वाला काम करना है, ये ना हो कि कैलकुलेशन के चक्कर में आपका बाकी का पेपर रह जाए, ऐसा नहीं होने देना। ठीक है, अगर हो सकता है स्पीड है आपकी तो उसी टाइम कर लें, अगर कुछ भी इशू आ रहा है, कंफ्यूजन आ रही है, उसकी स्पेस रख लेना और उसको बाद में वहां पर आपने सिंप्लीफाई कर देना है। क्लियर है अभी, तो आगे चलते हैं। तो सबसे पहले है अननोन गैस है अभी X, इसको डिजोल्व किया गया है वाटर में एट दी प्रेशर 2.5 बार, अगर इसकी मोल फ्रैक्शन है 0.04, तो हमें प्रेशर दिया गया है 2.5 बार और मोल फ्रैक्शन दी गई है कितनी हुई है 0.04। अब देखिए अगर मैं फार्मूला अप्लाई करूं P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स, तो मैं यहां से KH को सोल्व इजिली कर सकता हूं P ओवर X करके, कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। बट आगे क्या है कि द मोल फ्रैक्शन ऑफ X गैस व्हेन द प्रेशर ऑफ द गैस इज डबल। उसने हमसे पूछा है कि मोल फ्रैक्शन क्या होगी अगर हम प्रेशर को कर दें डबल, यानी कि यहां पर हमने प्रेशर कर दिया दैट इज दी 5, तो मोल फ्रैक्शन हमारी क्या होगी। सिंपल सी बात है भी, हेनरीज लॉ है, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, लीनियर रिलेशन है, कोई स्क्वायर वगैरह है नहीं, तो जितना आप लोग प्रेशर इंक्रीज करते जाएंगे उतनी मोल फ्रैक्शन इंक्रीज होती जाएगी।
अगर प्रेशर 2 टाइम्स है तो मोल फ्रैक्शन भी 2 टाइम्स हो जाएगी। सिंपल सी बात है, तो कुछ सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। मोल फ्रैक्शन थी 0.04, वो भी 2 टाइम्स होकर क्या बन जाएगी 0.08। ठीक है, वैसे सोल्व कर सकते हैं, अगर आपको ना अंडरस्टैंड हो फार्मूला लगाकर भी सोल्व कर सकते हैं। क्लियर है? अभी आगे चलते हैं। इसी के ऊपर बेस्ड एक और छोटी सी प्रॉब्लम है। हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर दी CO2 इन वाटर ये दिया गया है, KH की वैल्यू है ये हमारी। ठीक है, तो ये हमें KH के बारे में कैलकुलेट दी क्वांटिटी ऑफ दी CO2 का अमाउंट हमें सोल्व करना है इन 500 ml ऑफ दी सोडा वाटर। उसने अब सोडा वाटर का अमाउंट दे दिया है। अगर अमाउंट ना दिया हो तो आपने जस्ट CO2 की मोल फ्रैक्शन निकाल के वहीं तक ही छोड़ देना था ये वाली प्रॉब्लम। अब CO2 का एग्जैक्ट अमाउंट है तो हमें अब यहाँ पर सोडा वाटर का एग्जैक्ट अमाउंट दिया गया है, तो हमें CO2 का भी एग्जैक्ट अमाउंट सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो अंडर दी प्रेशर दिया है 2.5 ATM। तो पहले हम लोग इन्फॉर्मेशन देखते हैं। KH की वैल्यू है, प्रेशर दिया गया है 2.5 ATM, बट ये है पास्कल में, यूनिट सेम करो। तो ATM इंटू पास्कल करना हो तो 1.013 इंटू 10⁵ के साथ आपको मल्टीप्लाई करनी होगी, तो आपका एटमॉस्फेरिक पास्कल में चेंज हो जाएगा। क्लियर है? अब हमने सबसे पहले मोल फ्रैक्शन निकालनी है। CO2 की मोल फ्रैक्शन हमने निकाली है, P/KH कर दिया। P की वैल्यू ये दोनों को मल्टीप्लाई करके आई है 2.53, और नीचे KH की वैल्यू, अब ये दोनों पावर्स को आपने आपस में सोल्व कर देना, और यहाँ पर 2.53 को डिवाइड करनी पड़ेगी 1.67 के साथ, वो आएगा 1.52। तो ये जीरोज इसके ओवर में यूज करके 0.00152 आ जाएगा। अगर आपको मुश्किल फील हो तो अप टू 2 नॉन जीरो डिजिट्स रख लो, ठीक है ना, 15 तक रख लो, नो प्रॉब्लम। क्लियर है? ये मोल फ्रैक्शन आ गई CO2 की। अगर सोडा वाटर का अमाउंट ना दिया होता तो यही तक करते, यहीं पर ही खत्म था। ठीक है, बट अब सोडा वाटर का अमाउंट है तो हमें एग्जैक्ट अमाउंट CO2 का निकालना है। हम पहले मोल्स निकालेंगे वाटर के, तो 500 ml है वाटर, तो मतलब मोल्स ऑफ दी वाटर हो गए 500/18, तो ये आ गया आपके 27.78। ठीक है, नाउ मोल फ्रैक्शन ऑफ दी CO2 इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय दी मोल्स ऑफ CO2 प्लस मोल्स ऑफ वाटर। बट अब देखिए मोल फ्रैक्शन की वैल्यू काफी लो है, 0.00152 है, इसका मतलब उसके मोल्स का अमाउंट भी काफी लो होगा। तो हमने यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स जो नीचे ऐड हो रहे थे उनको यहाँ से निगलेक्ट कर देना है, तो सिर्फ वाटर के मोल्स रख लेने हैं। अगर मोल फ्रैक्शन लो हो तो ही हमने ऐसा यहाँ पर स्टेप अप्लाई कर सकते हैं, मोस्टली ये होता है अप्लाई। तो अब हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 को निकालना है, वो क्या आएंगे मोल फ्रैक्शन इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दी वाटर, ये जाकर मोल फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये आ गया, हमने आंसर इसका यूज किए तो दोनों के आंसर मल्टीप्लाई करके ये CO2 के मोल्स आ गए 0.042। अब हमें अगर मास निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इनटू दी मोलर मास ऑफ द CO2 दैट इज दी 44 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.848 ग्राम हमारा CO2 का एग्जैक्ट अमाउंट आ जाएगा अंडर दी 2.5 ATM। क्लियर है? तो ऐसे आपको इन न्यूमेरिकल्स को सोल्व आउट करना है। हेनरीज लॉ की भी हमने कुछ प्रॉब्लम्स एक्सप्लेन कर दी है। ठीक है, इसके अलावा इसमें से कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जैसे उसने कहा है कि हमारे पास 2 लिक्विड हैं, किसका वेपर प्रेशर हाई होगा एट 90 डिग्री सेल्सियस। अगर ए का बॉइलिंग पॉइंट है 140, बी का बॉइलिंग पॉइंट है 180। अब देखो बॉइलिंग पॉइंट का क्या मतलब है, जब उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। ठीक है, अब ये ए है वो 140 पर जाकर इक्वेट करेगा, वो 180 यानी कि उसके बाद करेगा हाई टेम्परेचर पर। इसका मतलब जो इजिली यानी कि जो लोअर टेम्परेचर पर बॉयल हो रहा है उसका वेपर प्रेशर हाई रहने वाला है। ठीक है ना, एट 90 डिग्री सेल्सियस। तो ए का बॉइलिंग पॉइंट लो है तो ए का ही वेपर प्रेशर 90 डिग्री पर हाई रहेगा। क्लियर है? ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। ऐसे ही है, अगर हमारे पास 1 मोल ऑफ बेंजीन को मिक्स किया जाए 1 मोल ऑफ दी टोलुइन में, दोनों आइडियल सोल्यूशन बनाते हैं। आइडियल सोल्यूशन जो रोल्ट लॉ को ओबे करते हैं, जिनकी इंट्रैक्शन आपस की फोर्सेस एक जैसी होती हैं। बेंजीन और टोलुइन दोनों ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं, एक जैसे हैं। ठीक है, वेपर्स ऑफ द बेंजीन ये है वेपर प्रेशर ऑफ द बेंजीन, एंड वेपर प्रेशर ऑफ द टोलुइन काफी लो है। उसने पूछा है कि वेपर्स में क्या होगा, जिसका वेपर प्रेशर हाई है वेपर्स में उसका अमाउंट भी हाई रहेगा। तो अगर हम लोग वेपर फेज की मोल फ्रैक्शन को सोल्व करेंगे तो उसका फार्मूला होता है वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय द टोटल वेपर प्रेशर। तो बेंजीन का हायर वेपर प्रेशर है, उसकी मोल फ्रैक्शन भी वेपर फेज में हाई रहेगी। तो बेंजीन की हायर परसेंटेज होगी इन दी वेपर्स, क्योंकि उसका वेपर प्रेशर भी हाई है।
ठीक है, तो ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं आपको एग्जाम में, इनको रिवाइज कर लें अच्छे से, ठीक है, सुन लें, आपको ये सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। द वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर इज दिस वन, ये वाटर का वेपर प्रेशर है, यानी कि प्योर कंपोनेंट का हो गया। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर इफ 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ द नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन इट। अगर हम इस वाटर को यूज करके 1 मोलर किसी नॉन वोलेटाइल का सोल्यूट बना दें तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, यानी कि हमने क्या किया, 1000 ग्राम वाटर में ऐड कर दिया 1 मोल नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, तो बाद में उसका वेपर प्रेशर क्या रहेगा। ठीक है भी, तो 1 मोलर है सोल्यूट का 1 मोल ऐड किया है, 1000 ग्राम है हमारा सोलवेंट, दोनों के मोल्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द वाटर, ए से सोलवेंट और बी हो गया हमारा सोल्यूट का मोल है 1। हमें निकालना है बाद वाला वेपर प्रेशर, सो P इज इक्वल्स टू पी ए नोड इंटू एक्स, तो हमें चाहिए एक्स से, पी ए नोड हमें दिया गया है वाटर का, प्योर वाटर का कितना वेपर प्रेशर है, तो हमने एक्स ए निकाला है पहले, मोल फ्रैक्शन ऑफ द ए सोलवेंट की, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस बी, तो ये आ गया 55.56, नीचे आ गया 56.56, क्योंकि इसमें एक ऐड हो जाएगा, इसमें ऐड करेंगे 1, इसके डिवाइड अब आप लोगों ने खुद करनी है, ये आ गई 0.982। फिर से वही बात है, मुश्किल लगे तो अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही कर लेना। ठीक है, सो नाउ PA दैट इज द वेपर प्रेशर ऑफ द 1 मोलर सोल्यूशन इज इक्वल टू PA नोड इनटू XA। ठीक है, तो PA नोड की वैल्यू यूज की, XA की यूज की, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका इजी सा आंसर बन जाएगा। क्लियर है अभी, बिल्कुल सिंपल सी प्रॉब्लम थी। एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ द 2% नॉन वोलेटाइल सोल्यूट एक्सर्ट्स ए प्रेशर ऑफ दिस वन। एक एक्वा सोल्यूशन है, 2% नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का है, ठीक है, वो इतना प्रेशर अप्लाई कर रहा है एट नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोलवेंट, यानी कि ये हो गया हमारा PA, तो हमें PA नोड सोचना होगा, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पर कितना प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेरिक, उसको बार में चेंज करेंगे, तो हमारे पास है 2 ग्राम सोल्यूट और 98 ग्राम हो गया वाटर, दोनों के हमने मोल्स निकाल लिए। अब B का हमारे पास मोलर मास तो है नहीं था, तो हमने 2/m लिख लिया, Na के निकाल लिए मोल्स। अब हमें PA दिया है, PA यानी कि सोल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या है 1.004, और जो PA नोड होता है प्योर वाटर का 1 एटमॉस्फेरिक यानी कि 1.013 बार, हम लोग यहीं तक यूज कर सकते हैं वैल्यू, नो प्रॉब्लम, अगर आपने सारी करनी है तो सारी भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें निकालना है मोलर मास ऑफ द सोल्यूट, यानी कि M सोल्व करना है यहां से, तो हम लोग क्या करेंगे, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फार्मूला लगाएंगे। हमने पहले सोल्व की, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, PA नोड की वैल्यू लगाई, PA की वैल्यू लगाई, और ओवर में हमने PA नोड की वैल्यू लगाई। इसको भी ऐसे ही रख लेना है, फालतू में कोई डिवाइड मल्टीप्लाई करने की आपको कोई जरूरत यहां पर होती नहीं, जो भी करना है एंड आंसर में आप लोगों ने अप्लाई करना है। फिर हमने मोल फ्रैक्शन का फार्मूला लगाया XB, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस बी, B को हम लोग यहां से निगलेक्ट कर सकते हैं, सोल्यूट को निगलेक्ट कर सकते हैं जिसका लोअर अमाउंट है, ये आ गया NB बाय NA, तो NB का फार्मूला अप्लाई किया 2/m, और NA की क्या वैल्यू थी हमारे पास यहाँ पर 5.45, वो अप्लाई कर दी। अब इन दोनों को इक्वेट कर देना है आपस में, क्योंकि हमें पीछे फार्मूला रीड किया था, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। ठीक है, ये दोनों इक्वेट करेंगे, तो इक्वेट करके हमारी यहाँ से M की आंसर आ जाएगा 41.30। हमने लास्ट में ही डिवाइड मल्टीप्लाई की है, बाकी पूरा न्यूमेरिकल आपका ऐसे ही हो जाएगा। इतना क्लियर है अभी, तो ये थी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की एक छोटी सी प्रॉब्लम। इनमें से किसका हायर फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट हमें हायर निकालना है। अब देखिए, आपने खुद देखना है, जब कोई भी आयन ऐसा हो जिसके जब कोई भी यहाँ पर सोल्यूट ऐसा हो जिसके आयंस फॉर्म हो सकते हो, तो आपने उसके आयंस पहले चेक करने हैं कि उसके आयंस कितने बनते हैं। एल्यूमिनियम 2, सल्फेट के 3, टोटल बने 5 आयन। अगर हम लोग अज्यूम कर लें I की वैल्यू 5 हो सकती है, और हमने यूज किए थे 0.05 मोल, बट उसके 5 पार्ट होकर वो 5 टाइम मल्टीप्लाई हो गया, तो वो क्या बन गया 0.25। सिमिलरली इसके कितने आयन हैं, 3 और 1, ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला कंप्लीट रहता है, क्योंकि ये क्या है, दिस इज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो टोटल 4 हो गए, तो 4 को करेंगे 0.1 से मल्टीप्लाई, तो ये बच गया 0.4। तो इसमें ज्यादा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट, तो इसमें डेल्टा TF हाई होगी, ठीक है ना, मोर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा, डिप्रेशन ज्यादा आएगा, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट लो बहुत ज्यादा हो जाएगा, सो यानी कि TF इज लोअर। ठीक है, डिप्रेशन होना, लो होना, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट लो है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट फिर हाई हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि उसकी वैल्यू लो है, उसमें डेल्टा TF लो होगा, मतलब कि डिक्रीज स्मॉल आएगा, तो फिर फ्रीजिंग पॉइंट तो हाई रहेगा ना, तो
तो इसका मतलब एल्यूमिनियम वाले का फ्रीजिंग पॉइंट हाई रहेगा। ऐसे आप लोग इसकी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। अगर बॉइलिंग पॉइंट होता तो आंसर ऑपोजिट आ जाता, वो अगले में आ जाएगा। 0.1 मोलर है एक्वा सोल्यूशन ऑफ द ग्लूकोज। ग्लूकोज नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, ग्लूकोज, ठीक है ना, ग्लूकोज हो गया, यूरिया हो गया, इथाइलिन ग्लाइकोल हो गई, ठीक है ना, सुक्रोज हो गई, ये सभी नॉन इलेक्ट्रोलाइट हैं, ये आयंस बिल्कुल नहीं बनाते। आई की वैल्यू 1, ठीक है। 0.1 मोलर ऐड किया है KCl। अब KCl तो 2 आयंस फॉर्म कर लेगा, तो इसके लिए 2 इंटू हमने यूज की थी 0.1, इसकी क्या कंसंट्रेशन मिलेगी 0.2, तो 0.2 के साथ हमें डेल्टा TB भी हाई होगा, ठीक है ना, तो इसका मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई रहेगा। तो 0.1 मोलर KCl का बॉइलिंग पॉइंट ग्लूकोज वाले से हाई रहेगा। क्लियर है, ड्यू टू दी डेसोसिएशन, ठीक है, भी 2 टाइम्स हो जाते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स। आगे चलते हैं, हमारे पास सोल्व करना है NaCl का अमाउंट कितना यूज करें, उसका मोलर मास दिया गया है। दैट मस्ट बी एडेड टू 100 ग्राम ऑफ द वाटर सो दैट फ्रीजिंग पॉइंट इज डिप्रेस्ड बाय 2K। सो दिस इज दी डेल्टा TF, ऑब्जर्व्ड डेल्टा TF, ठीक है ना, इतना ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। अमाउंट ऑफ NaCl है, NaCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जितने भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उनके कितने आयंस बनते हैं, I की वैल्यू भी सेम हो जाएगी, I की वैल्यू इसके लिए 2 हो जाएगी। तो हमें इसका गिवन मास निकालना है, यानी कि WB निकालना है, ठीक है, ये हमें सोल्व करनी है वैल्यू। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले WA दैट इज दी हमारा गिवन मास ऑफ द सोलवेंट 100 ग्राम ऑफ द वाटर। WB हमें सोल्व करना है, I की वैल्यू 2 है, NaCl है। ऑब्जर्व्ड डेल्टा TF का फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, I इंटू KF इंटू WB ओवर MB इंटू WA इंटू 1000। WB ओवर जो MB है इससे आते हैं मोल्स, WA है मास ऑफ द सोलवेंट इंटू 1000, साथ में KF और I तो आएगी ही क्योंकि अब आयंस बन रहे हैं। क्लियर है अभी, तो इससे हमने सोल्व करना है। WB इस तरफ रखेंगे, ये सब कुछ उधर चला जाएगा ऊपर, ये सब कुछ नीचे चला जाएगा, तो ये फार्मूला बन जाएगा। इसमें सभी के आंसर पुट करना, तो ये इजी सोल्विंग होगी, ये आप लोगों ने सोल्व कर देना। क्लियर है, अभी इजी था, बिल्कुल सिंपल था, बस I की वैल्यू यूज कर लेना, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट यहीं पर मिस्टेक करते हैं, वो लोग I को स्किप कर देते हैं, तो उनकी मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सोल्यूशन कंटेनिंग 8.1 ग्राम ऑफ HBr। HBr का गिवन मास 8.1, गिवन मास ऑफ दी सोलवेंट 100 ग्राम, अज्यूमिंग दैट इट इज आयनाइज्ड टू दी 90%, मतलब अल्फा दिया गया है, परसेंटेज जो हुई है डेसोसिएशन, अल्फा हमने सोल्व कर लिया, 90/100 कर दिया, ये बन गया हमारा 0.90। अब HBr है, इसमें 2 ही आयन बन सकते हैं, तो M की वैल्यू 2 बन गई। तो और हमें दिया गया है गिवन मास ऑफ HBr, मोलर मास सोल्व कर लेते हैं, हाइड्रोजन का 1, Br का अप्रोक्सीमेटली 80 मान लेना, 80 + 1 ये बन जाएगा 81, और वाटर का मास दिया गया 100। तो हमने सबसे पहले अल्फा का फार्मूला लगाया I-1 ओवर M-1, तो M की वैल्यू 2, 2 - 1 यहाँ पर बच गया 1, तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 1 उधर जाकर अल्फा में ऐड हो जाएगा, सो अल्फा + 1 दैट इज दी 1.90। अब I आ चुकी है, हमें फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, यानी कि हम यहाँ से डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, I वाला, I इंटू KF इंटू WB ओवर MB इंटू WA इंटू 1000, सभी के आंसर पुट करना, तो आपकी यहाँ से इजीली सोल्विंग हो जाएगी। ये दोनों सोल्व होंगे, यहाँ पर बच गया आपका 10, ये सभी जीरोस इसके साथ सोल्व हो जाएंगी। आपने सिर्फ 1.90 को 1.86 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये आपका आंसर बन जाएगा 3.534। ये चेंज आया है, तो पहले 0 डिग्री होता है फ्रीजिंग पॉइंट, बाद में क्या हो जाएगा -3.534 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में करना है तो 273.15 से इसको माइनस कर देना, वहां से भी आ जाएगा। सिंपल है, ऐसे अल्फा वाले न्यूमेरिकल आपने इस तरह से करने हैं। ओके, अभी तो इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है। कई बार न्यूमेरिकल में आपको ऑब्जर्व्ड डेल्टा TF दिया होता है, आप यहाँ से एक और वे था इसको सोल्व करने का कि आप लोग पहले कैलकुलेटेड जो चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट सोल्व करते, बाद में दोनों का रेशियो करके I सोल्व कर लेते, वो भी सेम है, ये भी सेम है। ठीक है भी, ए 5% सोल्यूशन ऑफ द सोडियम सल्फेट डॉट 10H2O, मोलिकुलर वेट भी दिया गया है, इज आइसोटोनिक विद 2% सोल्यूशन ऑफ द नॉन इलेक्ट्रोलाइट नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस X। ठीक है, अब आइसोटोनिक है, हमें सब्सटेंस X का वेट निकालना है, उसका क्या वेट होगा, मोलिकुलर मास क्या होगा। पहले इसको देखते हैं, 5% है, 5% यानी कि गिवन मास है 5,
मोलर मास है 322, हमने उसके मोल्स निकाल दिए। अभी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, ये कंप्लीटली आयनाइज होगा, तो इसकी आई की वैल्यू 3 लग गई। अगर अल्फा ना दिया गया हो, कोई सल्यूट जिसके आयंस बनते हैं, तो आपने आई की वैल्यू ही सीधी यूज कर लेनी है, कितने उसके आयंस बनते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ एक्स सब्सटेंस है, 2% है, गिवन मास 2 हो गया, मोलर मास हमने एक्स ज्यूम कर लिया, नंबर ऑफ मोल्स आ गए 2/x। दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सोल्व कर लेते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला यहाँ पर N/V, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू RT इंटू आई, अब इस बार आया है। आई की वैल्यू लगा ली हमने 3, N की वैल्यू लगी 5/322, साथ में RT और V तो एज इट इज ही रहेंगे, वो हमने एज इट इज यहाँ पर रख लिए हैं। दूसरी साइड पर ऑस्मोटिक प्रेशर निकालेंगे, सेम N की वैल्यू, उधर RT/V तो ऐसे ही रहेगा। अब इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, इक्वेट करेंगे तो ये RT/V तो और RT/V तो आपस में सोल्व हो गया, ये चीज़ बचेगी। यहाँ से आप लोगों ने x की वैल्यू निकाल देनी है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल। क्लियर है अभी? तो ऐसे आप लोग वेंटो फैक्टर वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर, फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये सभी प्रॉब्लम्स मैंने अपनी तरफ से आपको रिवाइज करवा दी हैं। ठीक है अभी? और इसके बाद आपका शुरू होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो आगे चलते हैं। इसके बाद एक और छोटी सी प्रॉब्लम है कि फाइंड दी मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द एसिटिक एसिड। अगर हमें दी गई हो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन को ही बोलते हैं, सोडियम एसीटेट की वैल्यू हमें दी गई है और साथ में कुछ आयंस की वैल्यूज भी यहाँ पर दी गई है। जो यूज करनी हो यूज करें और इसे सोल्व कर कर दिखाएं भी। ठीक है, तो ऐसी प्रॉब्लम्स एग्जाम में दी जाती हैं। तो हमने पहले जो हमारा यहाँ पर था सोडियम एसीटेट, इसकी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन को शो कर दिया है। फिर आगे आके हमें एसिटिक एसिड का फॉर्मूला कैसे बना सकते हैं। जो एसिटिक एसिड के आयन है, एसिटिक एसिड में 2 आयन होते हैं, एसीटेट एंड H पॉजिटिव, और एसीटेट तो यहां से आ गया। अब इसमें सोडियम की जगह पर हमें H पॉजिटिव चाहिए, तो मैंने H पॉजिटिव ऐड कर दिया। सोडियम एक्स्ट्रा है तो सोडियम को कर देंगे माइनस, क्योंकि हमें आयंस की सभी की अलग अलग वैल्यूज यहाँ पर दी गई हैं। ये 2 वैल्यूज हमारी यूज होंगी, तो इन सभी की वैल्यूज को यूज करेंगे और इसको सोल्व कर कर आपका आंसर बन जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा काम है। ये कोहल-रोच लॉ पर ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स एग्जाम में आ जाती हैं। क्लियर है अभी? ठीक है, तो आगे चलते हैं। द सेल कांस्टेंट ऑफ द कंडक्टिविटी सेल इज दिस वन। हमें सेल कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है, सेल कांस्टेंट G स्टार। ठीक है, G स्टार को कहते हैं सेल कांस्टेंट। व्हाट इज द कंडक्टिविटी ऑफ दिस मोलर सोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। ये उसकी मोलर कंसंट्रेशन हो गई। इसकी हमें कंडक्टिविटी यानी कि स्मॉल के, कंडक्टिविटी स्मॉल के हमें सोल्व करनी है। रेजिस्टेंस हमें दी गई है 1000 ओम, रेजिस्टेंस दी गई है, मोलैरिटी दी गई है, सेल कांस्टेंट दिया गया, हमें कंडक्टिविटी और बाद में मोलर कंडक्टिविटी भी निकालनी है। पहले G स्टार की वैल्यू हमने यहाँ पर नोट डाउन कर ली और मोलैरिटी की वैल्यू नोट आउट कर ली, रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने नोट डाउन कर ली स्टेटमेंट में से। ठीक है, अब कंडक्टिविटी का फार्मूला मैंने आपको बताया था G इंटू जी स्टार। जी क्या होता है अभी 1/R, 1/R इंटू जी स्टार। तो आंसर यूज करेंगे 1/R, दैट इज दी 1/1000 इंटू जी स्टार। जीरो जो ऊपर एडजस्ट कर लेंगे, इसके नीचे भी आनी थी 3 जीरो। अगर हम लोग यहाँ से पॉइंट हटा दें तो टोटल 6 जीरो हैं, 2 जीरो हमने पॉइंट में यूज कर ली और 4 जीरो यहाँ पर बच गई। सो 10⁻⁻⁴ बन गया। क्लियर है? चलो मोलर कंडक्टिविटी का फार्मूला लगाते हैं। मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है अभी? कंडक्टिविटी इंटू 1000 बाय मोलैरिटी। तो फार्मूले अच्छे से याद कर लो भी, मैंने आपको बताया है। पहले फार्मूला शीट प्रिपेयर कर लो, उसके बाद आपने न्यूमेरिकल्स को सोल्व आउट कर लेना है। तो ये वीडियो स्पेशली उन्हीं बच्चों के लिए है जिन्होंने पहले बिल्कुल नहीं किया हुआ। अगर पहले किया है बट अच्छे से आता नहीं है, तो ये पूरी वीडियो देखकर आपका अच्छे से कॉन्फिडेंस भी बन जाएगा अभी। ठीक है, तो इसमें सभी आंसर्स को यूज करेंगे। ये कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि पॉइंट हटाकर आपने जीरोस लगानी है, बाकी तो कैलकुलेशन हो जाएगी। 1000 ऊपर है, इसका पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरोस और चली जाएंगी ऊपर। ऊपर होगी हमारी 5 जीरो और ये है -4, 1 जीरो हमारी बच जाएगी जो इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, तो ये बचेगा 14.6 यूनिट्स लगा देना भी। ठीक है, यूनिट्स आपने मोलर कंडक्टिविटी के और कंडक्टिविटी के दोनों के यूनिट्स जरूर लगा कर आना, वरना इसका हाफ ऑफ मार्क्स आपका डिडक्ट करेंगे, तो 1 नंबर ऐसे ही चला जाएगा अगर आपने 2 यूनिट्स भी स्किप कर दी तो। क्लियर है? ठीक है, आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी ज़्यादातर बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, बट मेरे हिसाब से बिल्कुल ईजी वाला चैप्टर है। मैंने पहले भी इस पर काफ़ी सारी क्लासेस बनाई हैं आपके लिए, तो आई होप कि आपने वो सभी सुनी हैं, तो आपको ये सब कुछ पहले से अच्छे से आता हो। आप इसे रिवाइज कर लें अच्छे से, तो ईजिली ये चैप्टर हो जाएगा। अगर कुछ भी डिफ़िकल्ट लग रहा है
तो इस वीडियो के पूरे मटेरियल को अच्छे से कंप्लीटली आपने याद रख लेना है, तो आपका एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर ईजिली हो जाएगा। अभी एक और प्रॉब्लम इसी पर है कि अमोनियम आयन की हमें और Cl आयन की हमें मोलर कंडक्टिविटीज़ दी गई हैं, आयन की दी हों तो यानी कि इनफाइनाइट डिल्यूशन वाली वैल्यूज़ हैं। ठीक है, हमें निकालनी है कंडक्टिविटी यानी कि स्मॉल k फॉर 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ द अमोनियम क्लोराइड, वो भी हमें दी गई है, सॉरी, ठीक है, कंडक्टिविटी भी दी गई है, हमें कैलकुलेट करनी है मोलर कंडक्टिविटी। तो ये इनफाइनाइट डिल्यूशन वाली है, हमें नॉर्मल जो मोलर कंडक्टिविटी है वो निकालनी है। फिर हम निकालेंगे डिग्री ऑफ डेसोसिएशन, डिग्री ऑफ डेसोसिएशन यानी कि अल्फा की वैल्यू। ठीक है भी, फिर हम बाद में अल्फा का फार्मूला लगाएंगे। तो पहले इन्फॉर्मेशन देखते हैं क्या क्या दी गई है। सो ये इनकी आयनिक मोलर कंडक्टिविटीज़ हैं एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज़ जिनको बोलते हैं। तो अमोनियम क्लोराइड की इनफाइनाइट डिल्यूशन की वैल्यू निकालने के लिए अमोनियम क्लोराइड के आयंस कौन कौन से बनेंगे, अमोनियम प्लस Cl, दो ही तो आयन है इसके, दोनों की ऐड कर देंगे वैल्यूज, दोनों के आंसर हमें दिए थे, तो ये इजी सा काम बन गया, अभी 150 बन गया। ठीक है, अब हमें निकालनी है मोलर कंडक्टिविटी, जो कि हम लोग कंडक्टिविटी और मोलैरिटी से निकालेंगे। सो नॉर्मल मोलर कंडक्टिविटी ये इनफाइनाइट डिल्यूशन वाली है, ये नॉर्मल है एट अदर डिल्यूशन, एट अदर कंसंट्रेशन जो हमें दी गई है 0.1 पर। ठीक है, तो उस पर ये फार्मूला लगाकर आपको सोल्व करना होगा। तो हमने आंसर सभी यूज किया। अब यहाँ पर भी बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन। अब देखिए एक बात का आपने ध्यान शायद दिया होगा, एग्जाम में जो मोस्टली प्रॉब्लम्स आती हैं उनमें कैलकुलेशन सिंपल रहती है, ज़्यादा मुश्किल बिल्कुल नहीं होती। एक दो न्यूमेरिकल्स आएंगे जिनमें कैलकुलेशन थोड़ी सी हार्ड हो सकती है, बट मोस्टली में आपका इजीली काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सभी जीरोस हमारी सोल आउट हो जाएंगी, तो आंसर आ गया 129। अब ये है इनफाइनाइट डिल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी, ये है नॉर्मल मोलर कंडक्टिविटी। तो अल्फा क्या होता है, इन दोनों का रेशियो। ठीक है, सो लैम्डा एम बाई लैम्डा एम नोड यानी कि मैक्सिमम वैल्यू को ओवर में रख देते हैं, तो 129/150 ये आ जाएगा 0.86। ठीक है, यानी कि 86% जो है वो ब्रेकडाउन हो चुका है, डेसोसिएशन हो चुकी है। क्लियर है। इसके बाद है कि सॉल्यूशंस है हमारे पास ऑफ द टू इलेक्ट्रोलाइट ए एंड बी आर डिल्यूटेड, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ बी इंक्रीजेस 1.5 टाइम्स व्हाइल दैट ऑफ ए इंक्रीजेस 25 टाइम। बी की सिर्फ 1.5 टाइम इंक्रीज हुई है, ए की 25 टाइम्स इंक्रीज हो गई, यानी कि ए में रैपिड इंक्रीज आया है। तो ए क्या होगा भी, वीक इलेक्ट्रोलाइट, हमने अभी अभी किया था ग्राफ, वीक में रैपिड इंक्रीज है, स्ट्रॉन्ग में स्लोली इंक्रीज है। तो बी हमारा होगा स्लोली स्ट्रॉन्ग। उसने पूछा है इनमें से कौन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, दैट इज दी बी। तो इन दोनों के आप लोगों ने बिहेवियर का ग्राफ शो करना है, वो हमने ऑलरेडी किया है यहाँ पर, वही आप लोगों ने सेम ग्राफ यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देने हैं। क्लियर है अभी। ठीक है, तो ऐसे आपको ग्राफ के ऊपर एग्जाम में प्रॉब्लम्स आती हैं कि विच पेयर विल अलो द ग्रेटर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, किसमें ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, सिल्वर वायर एट 30 डिग्री और सिल्वर वायर एट 60 डिग्री। आप बताइए भी, जो हमारे मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं हाई टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस हाई हो जाती है, कंडक्टेंस लो हो जाती है, तो 30 डिग्री वाला ही ज़्यादा करेगा लो। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, फिर आ गया 0.1 मोलर एसिटिक एसिड और 1 मोलर एसिटिक एसिड, ये मैंने आपको अभी बताया है। तो 0.1 वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जितना डिल्यूट करेंगे सोल्यूशन उतनी वहां पर हाई इसकी वैल्यू रहेगी। ठीक है ना, कंडक्शन रहेगी, कंडक्शन यानी कि वो हमें कंडक्टेंस के बारे में पूछ रहा है, जी, या फिर मोलर कंडक्टिविटी और जी दोनों ही इंक्रीज होती थी। तो 0.1 वाले की हाई होगी, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट डिल्यूट सोल्यूशन में ज्यादा आयंस फॉर्म कर लेगा। ठीक है, फिर आ गया KCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। इसको अगर हम लोग टेम्परेचर के हिसाब से देखें, इलेक्ट्रोलाइट्स को हीट करेंगे तो हाई कंडक्टेंस होंगी, मेटेलिक कंडक्टर को हाई टेम्परेचर पर हाई रेजिस्टेंस होती है, लो कंडक्टेंस होती है। तो सिल्वर एक मेटेलिक कंडक्टर है, जैसे सिल्वर कॉपर वायर। ठीक है, और KCl एक इलेक्ट्रोलाइट है, तो हाई टेम्परेचर पर वो हाई कंडक्टिविटी, अपनी हाई कंडक्शन दिखाएगा। ओके अभी इसके बाद है कि द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस द सी एंड रूट, ये हमने अभी अभी आपको कर्व के बारे में बताया था। डिटरमिन द वैल्यू ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, वो क्या होती है, जहां पर ये मीट करेगा, तो यहां पर मीट कर रहा है, तो यहां पर कितनी वैल्यू है 150, तो ये आपका आंसर बन जाएगा 150 यूनिट, साथ में उसने बताई हैं सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है भाई,
फिर उसने कहा है कि ए की वैल्यू सोल्व करें, जो हमारा कांस्टेंट था ना, ये मैंने आपको बताया था कि स्लोप इज इक्वल टू माइनस ए, वही हमने सोल्व आउट करना है। तो स्लोप इज इक्वल टू माइनस ए, तो स्लोप हमने कैसे सोल्व करनी है, हमने इस पॉइंट को यूज कर लिया, आप लोग किसी भी पॉइंट को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से एक हमने स्ट्रेट लाइन बनाई और एक हमने इधर बनाई नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमने यूज कर ली है 0.022, तो ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये वाला कंप्लीट, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा अभी बेस। तो हमने परपेंडिकुलर बाय बेस यानी कि स्लोप का फार्मूला होता है tan थीटा, दैट इज परपेंडिकुलर बाय बेस, हमने ये दोनों साइडें यूज कर ली हैं। तो यहाँ पर आया 150 माइनस 147.8, नीचे आएगा 0 माइनस 0 पॉइंट, यहाँ पर आएगा 0.022, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यूज हमने यहाँ पर रखी है, थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती है, नो प्रॉब्लम, यानी कि यहाँ पर आप लोग 0.021 ले लें, 0.022 ले लें, वो दोनों ही आपके आंसर सही माने जाएंगे। तो इसको माइनस कर कर सोल्व कर देंगे, तो ये आ गई -100, स्लोप आ गई। तो स्लोप इज इक्वल टू माइनस ए, माइनस के साथ माइनस आपकी कैंसिल होगी, तो ए की वैल्यू 100 आ जाएगी। क्लियर है। तो मैंने अभी मोलर कंडक्टिविटीज के ऊपर जितने भी न्यूमेरिकल्स बन सकते थे डिफरेंट टाइप के, वो सभी आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिए हैं, ठीक है। तो यही इसमें आप लोगों ने बताना है, इस पे ऊपर भी आपको प्रॉब्लम आती है। ये हमें 3 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स दिए गए हैं, ई नोड वैल्यूज हमें दी गई हैं, कौन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जितनी ई नोड वैल्यू लार्ज होगी, तो सबसे लार्ज है ये वाली, तो इसका मतलब है कि जो MnO4 नेगेटिव आयन है वो Cl2 और डाइक्रोमेट आयन से भी स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यही आपने एक्सप्लेन कर देना है। क्लियर है, अभी सिंपल था। चलो इसके बाद है, इफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड इज ग्रेटर देन 0 देन क्या होगा। अगर किसी की स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मैं कोई भी यहां पर एग्जांपल लिख लेता हूं, ये ग्रेटर देन 0 है यानी कि पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है कि M2 पॉजिटिव M में चेंज हो सकता है, उसकी टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन है क्योंकि वो पॉजिटिव वैल्यू है। तो इसका मतलब M में चेंज होगा, तो चेंज होकर वो M बनना चाहता है, यानी कि M जो है वो स्टेबल होगा, उसकी एटॉमिक फॉर्म है जो। सो ये इसकी रिडक्शन होगी, रिडक्शन पोटेंशियल है, तो M इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, तो इलेक्ट्रॉन गेन कर कर रिड्यूस होकर M बन जाएगा। सो reduced form is more stable as compared to the hydrogen gas, so this is the right answer, ठीक है। तो यही आपका आंसर बन जाएगा कि इसकी जो reduced form है, reduce होकर वो इलेक्ट्रॉन गेन कर कर जो फॉर्म बनाएगा वो स्टेबल है। जैसे अगर आप लोग इसमें Cu2 पॉजिटिव टू Cu बनाते हैं, तो Cu जो है वो स्टेबल होता है देन दी हाइड्रोजन, ठीक है। एक्टिविटी सीरीज आपने जो है वो रीड की होती है, जिसमें सोडियम पोटेशियम सबसे ऊपर रहते हैं और कॉपर सिल्वर वगैरह हाइड्रोजन से भी नीचे होते हैं। क्लियर है अभी। इसके बाद है कि कैन वी कंस्ट्रक्ट एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विद 2 हाफ सेल्स कंपोज्ड ऑफ दी जिंक सल्फेट सोल्यूशन। क्या ऐसा हो सकता है अभी दोनों हाफ सेल में हम लोग सेम सोल्यूशन पा दें, जिंक सल्फेट, जिंक इलेक्ट्रोड्स हो, मतलब दोनों सेल एक जैसे हैं, सेम टू सेम, कि इसका कोई सेल बनेगा, दोनों के पोटेंशियल नहीं सेम होंगे। ऐसा हो सकता है क्योंकि पोटेंशियल चेंज होता है आयंस की कंसंट्रेशन के साथ। अगर मैं दोनों ही जिंक की इलेक्ट्रोड्स यूज कर लूं बट दोनों में आयंस की कंसंट्रेशन हम लोग अलग रखें, तो दोनों के पोटेंशियल अलग बनेंगे, तो ज्वाइन करके हम लोग एक सेल बना लेंगे जिसको बोलते हैं कंसंट्रेशन सेल, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा आप लोगों इसे शो कर सकते हैं, एक तरफ है 0.1 मोलर और दूसरी तरफ है 1 मोलर जिंक सल्फेट, ठीक है। अभी इतना क्लियर है। तो ऐसी चीज पॉसिबल है, इनको बोलते हैं कंसंट्रेशन सेल्स। चलो ये एक आपके लिए कुछ न्यू था, तो ये भी आपने याद रखना है। इसके बाद एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि अगर हमारे पास ई नोड सेल दी गई हो, इस सेल रिएक्शन मैग्नीशियम एंड कॉपर की 2.71 वोल्ट है ई नोड वैल्यू जो है, ई नोड सेल इनकी जो सेल पोटेंशियल आ रही है, अगर मैं बाहर से एक्सटर्नल ऑपोजिट पोटेंशियल अप्लाई करूं लेस देन 2.7 या फिर मोर देन 2.7, तो जो इलेक्ट्रिक करंट है वो किस तरह से पास होगा। तो सिंपल है, अगर बाहर एक्सटर्नल वोल्टेज 2.71 से लो है तो नॉर्मल बिहेव करेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह, तो हमारे इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे मैग्नीशियम टू कॉपर, क्योंकि मैग्नीशियम बनी है एनोड, कॉपर बना है यहाँ पर कैथोड, यहाँ से शो हो रहा है मैग्नीशियम टू पॉजिटिव, इसकी ऑक्सीडेशन हुई है तो ये एनोड है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट ऑपोजिट होगा फ्लो इलेक्ट्रॉन के, तो वो कॉपर टू मैग्नीशियम जाएगा। अगर बाहर की एक्सटर्नल वोल्टेज हम लोग हाई कर देंगे
तो ये सेल इलेक्ट्रोकेमिकल नहीं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करेगा, उल्टा इसमें इलेक्ट्रिसिटी ऐड होकर इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाएगी, तो ये मैग्नीशियम टू Cu बन जाएगा। अब देखिए जितना भी हम यहाँ पर ई वैल्यूज, ई सेल वैल्यू की बात कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं हम लोग रिएक्शन से। ई नोड सेल जो है वो हमारे पास एक ईएमएफ आ गया है, ठीक है, सेल पोटेंशियल बन गया है, जिसको कि हम लोग बाहर यूज करते हैं। क्लियर है? बट अगर हम लोग बाहर की वोल्टेज ही ऑपोजिट हाई अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइसिस होनी शुरू हो जाएगी, बाहर की बैटरी क्या इलेक्ट्रिक करंट इसके अंदर एंटर हो जाएगा। इसके बाद है कि एक छोटी सी एग्जांपल और है, हमारे पास दो हाफ सेल रिएक्शन दी गई हैं, जिनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है। तो आपने क्या देखना है, कौन एनोड बनेगा कौन कैथोड बनेगा। मैंने आपको बताया था कैथोड की ई नोड वैल्यू हाई होती है, तो इसकी हाई है पॉजिटिव, सो दिस बिकम्स दी कैथोड। तो ये रिएक्शन एज इट इज होगी, कैथोड मतलब जिस पर रिडक्शन हो। इसकी वैल्यू लो है तो ये हमारी ऑक्सीडेशन हाफ बनेगा, एनोड बनेगा, यानी कि इसमें ऑपोजिट रिएक्शन क्या होगी, Sn से Sn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, यानी कि Sn ऑक्सीडाइज होगा। तो होता क्या है कि हमें ई सेल निकालना है, ठीक है, ई नोड सेल, तो उसका क्या फार्मूला था, ई नोड ऑफ द कैथोड माइनस ई नोड ऑफ द एनोड। अब एनोड का भी अपना एक माइनस है, तो ये माइनस माइनस बन जाएंगे प्लस, तो ये आप लोग ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 0.91 वोल्ट। तो दो आंसर है, Sn ऑक्सीडाइज होगा और टोटल ई नोड वैल्यू हमारी 0.91 होगी। तो ऐसे एमसीक्यू होते सिंपल हैं, आपको जस्ट अंडरस्टैंड करना है कि इसमें क्या हो रहा है, ऐसे आप इसे सोल्व कर सकते हैं। ओके, अभी जैसे कि ये हमें एक यहाँ पर सेल दिया गया है एल्यूमिनियम और कॉपर का, सभी वैल्यूज भी साथ में हमें दी गई हैं, लोग की वैल्यूज भी दी हुई हैं स्टेटमेंट में। तो हमें सिंपली नर्स्ट इक्वेशन लगानी है। तो सबसे पहले हमने रिएक्शन बनानी है, सेल रिप्रेजेंटेशन से रिएक्शन बनाना, एल्यूमिनियम और कॉपर टू पॉजिटिव ये दोनों हमारे रिएक्टेंट होंगे और प्रोडक्ट्स होंगे, एल्यूमिनियम से बन गया Al3 पॉजिटिव, Cu से बन गया Cu2 पॉजिटिव से बन गया Cu। अब चार्ज बैलेंस करना है, इस तरफ है 2 पॉजिटिव, इसको मैंने मल्टीप्लाई की है विद दी ये 3, तो ये बन गया 6 पॉजिटिव। इस तरफ है 3 पॉजिटिव, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो दोनों तरफ हमारा 6 पॉजिटिव जो चार्ज है, तो टोटल मतलब 6 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर एक्सचेंज हुआ है। इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज, एल्यूमिनियम था 0 चार्ज, तो उधर हो गया इसका चार्ज टोटल दैट इज दी 3 पॉजिटिव, बट 2 एल्यूमिनियम है, सो चेंज आया था हमारा 3 इंटू 2 6 बन जाएगा। नॉन्स्ट इक्वेशन अप्लाई करते हैं, पहले हम लोग ई नोड सेल निकाल लें, ई नोड ऑफ द कैथोड माइनस ई नोड ऑफ द एनोड, दोनों की वैल्यू हमें दी गई है 0.34, इसकी जो माइनस थी उसके कारण यहाँ पर बन जाएगा प्लस, तो ये बन गया 2 वोल्ट। हमने नॉन्स्ट इक्वेशन अप्लाई की, ई सेल इज इक्वल टू ई नोड सेल माइनस 0.059/6 लॉग जो प्रोडक्ट साइड के आयन थे एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, रेक्टेंट साइड के आएंगे हमारे कॉपर 2 पॉजिटिव। ठीक है, अब इन सभी की वैल्यूज यूज करते हैं, तो ये हमने सभी की वैल्यूज को यूज कर लिया। अब यहाँ से जो अगला स्टेप है ये आपने ध्यान से देखना है, यहाँ पर क्या हो रहा है। तो लॉग के अंदर क्या होता है, जो टर्म ऊपर है उसका साइन यहाँ पर आएगा पॉजिटिव, जो डिवाइड में है उसका साइन आएगा हमारा यहाँ पर नेगेटिव। तो जितनी पावर है उसको आगे लिख लेना है, इसकी भी जितनी पावर है इसके आगे लिख लेना है, क्योंकि log 0.15 की हमें एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पर स्टेटमेंट में दी गई है, तो वो हम लोग एज इट इज यहाँ पर यूज कर लेंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू भी हमें दी गई है, इसकी वैल्यू भी हमें दी गई है, इन दोनों की वैल्यूज पुट करें, तो वैल्यूज पुट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सोल्व आउट कर कर आप लोगों ने अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो हम लोग राउंड ऑफ करके सिर्फ 3 डेसिमल तक ही आंसर रखेंगे, आप लोग 2 तक भी रख के कर लेंगे तो नो प्रॉब्लम। इसको 6 के साथ करेंगे डिवाइड, तो वो माइनस करके हमारा आंसर बन जाएगा। तो थोड़ी सी डिफिकल्ट यहाँ से अप्लाई होगा, जो मल्टीप्लाई करना होता है और डिवाइड करना होता है उसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है। क्लियर है, अभी बाकी सारा सिंपल ही है। तो आगे एक और न्यूमेरिकल है, सेम टू सेम ऐसे ही हमें एक दिया गया है सेल, और हमें इस बार हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन निकालनी है अभी। ठीक है, सब कुछ एज इट इज होगा, पहले ई नोड वैल्यू निकालेंगे, हाइड्रोजन की 0 होती है, माइनस Fe की हमें दी गई थी माइनस 0.44, तो वो बन जाएगी प्लस, क्योंकि माइनस माइनस हो गया प्लस। इस बार हाइड्रोजन हमारा कैथोड है, हमने नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई की है। ठीक है, अब प्रोडक्ट साइड के आयंस और साथ में अगर कोई गैस हो तो उसका प्रेशर लेंगे, और इस साइड तो ओनली H पॉजिटिव है, सिर्फ यही 2 चीज़ें यूज़ करते हैं आयंस की। तो आयंस की कंसंट्रेशन एंड गैस का प्रेशर। गैस का प्रेशर उसने हमें बताया हुआ है दैट इज दी 1 बार रखना है,
तो इसकी जगह पर हम लोग 1 यूज़ कर लेंगे, बाकी की वैल्यूज़ को यूज़ करके हम आगे अब इसको सोल्व करने वाले हैं। ठीक है भी, सभी वैल्यूज़ हमने यूज़ कर ली हैं। तो इसको अब आगे हमने कैसे सोल्व करना है, इसको भी हमने ब्रेक कर लिया। लॉग में ऊपर वाली टर्म को आगे लिख लेंगे पॉजिटिव और नीचे वाली आ जाएगी माइनस में और उसकी पावर 2 आगे आएगी। ठीक है, सारी वैल्यू इस तरफ जाएगी और माइनस के साथ हमारा माइनस सोल्व हो गया, ये चीज़ बन जाएगी। और इधर log 0.1 की वैल्यू, log 0.1 यानी कि 10 की पावर -1, तो इसका आंसर आएगा -1। ठीक है, 10 की पावर जो भी हो log के अंदर वही उसका आंसर होता है। तो ये आ गया -1, इसको आप लोगों ने 2 के साथ मल्टीप्लाई की तो ये बच गया 0.531। ये इस पर डायरेक्टली ही सोल्व होकर क्या आ गया 9। तो ये आपका इजी काम हो गया। ये वाला 1 इस तरफ आकर ऐड हो जाएगा तो ये आ गया हमारा 10। तो इसको डिवाइड करेंगे, log x की वैल्यू आ गई -5। x क्या होता है, एंटी लॉग ऑफ दी -5, एंटी लॉग मतलब 10 रेज़ टू पावर, तो ये आ गया 10 रेज़ टू पावर -5। मैंने log एंटी लॉग की सेपरेट वीडियोस बनाई हैं, बट अब आप इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेना। log उस तरफ जाएगा तो 10 रेज़ टू पावर बना देगा। अगर log का जो भी बेस होता है, यहाँ पर इसका बेस क्या हमने रखा हुआ है, दैट इज दी 10। ओके भी, तो ये दो न्यूमेरिकल आपके नर्स्ट इक्वेशन पर थे। तो नर्स्ट इक्वेशन के न्यूमेरिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये जरूर अच्छे से कर लेना। मैंने थोड़ी सी डिफिकल्ट सॉल्विंग वाले आपको यहाँ पर करवाए हैं, तो आपके इजी वाले फिर आराम से हो जाएंगे। आगे आती है एक, हम लोग ऐसे पीएच भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो उसने हमसे पीएच पूछा है HCl सोल्यूशन का व्हेन हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल शो हो रहा हो -0.59। ये हाफ सेल की प्रॉब्लम है। तो जो भी इलेक्ट्रोड हो उसकी इक्वेशन बनाएं। हाइड्रोजन वाली है तो H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, हमारी H2 बनेगी, उसको हाफ कर लिया ताकि हाइड्रोजन बैलेंस हो जाए। ठीक है, तो अब इस पर हमने नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई की, E इज इक्वल टू ई नोड -0.059 log, इस तरफ है गैस, उसका प्रेशर और आगे जो भी कोफिशिएंट है उसकी पावर, और नीचे आएगा H पॉजिटिव। तो इन सभी की वैल्यूज यूज कर लेना। एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर है तो प्रेशर कितना लेंगे 1। तो E वैल्यू शो हो रही है हमारी -0.59। ई नोड तो हाइड्रोजन का 0 ही होता है हमेशा। ठीक है, स्टैंडर्ड वैल्यू, तो इसकी वैल्यू लगा ली हमने 1। तो यहाँ पर क्या बचेगा, log 1/H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन, दिस इज दी pH। तो pH का फार्मूला यही होता है, log ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन। तो इसकी जगह पर मैं pH पुट कर दूंगा और ये वैल्यू इस तरफ जाकर ओवर में जाएगी, ये दोनों कैंसिल होकर क्या बच जाएगा, दैट इज दी 10। तो ये हमारा pH का आंसर आ जाएगा। तो ऐसे आप लोग pH भी सोल्व कर सकते हैं भी। ठीक है भी, ओके। तो आगे चलते हैं, इसके ऊपर एक छोटी सी प्रॉब्लम है। ये हमें इक्वेशन दी गई है, हमें मैक्सिमम निकालना है वर्क यानी कि गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, और log Kc निकालना है। तो ई नोड वैल्यूज हाफ सेल की दी गई हैं, तो पहले हम लोग ई नोड सेल निकालते हैं। ई नोड ऑफ द कैथोड माइनस एनोड वो हमने सोल्व किया, वो आ गया 1.05 वोल्ट। ठीक है, एन की वैल्यू 2 है क्योंकि एन से 0 चार्ज से बन रहा है 2 पॉजिटिव चार्ज। तो इसमें हमने सबसे पहले निकालेंगे गिब्स एनर्जी चेंज, दैट इज दी -NF ई नोड सेल। तो सभी वैल्यूज यूज करें सिंपल, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। मैक्सिमम यूजफुल वर्क गिब्स एनर्जी होती है माइनस में। अगर आपको पूछा जाए मैक्सिमम यूजफुल वर्क या फिर मैक्सिमम वर्क, वो हमेशा पॉजिटिव में आएगा। इसका आपने साइन चेंज कर देना है, तो आपने यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू रख लेनी है। ठीक है, अब हमें log Kc निकालना है, तो हम लोग सिंपली यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करेंगे, n इंटू ई नोट सेल बाई 0.059। मैंने आपको अभी फार्मूला बताया था, तो सभी वैल्यूज यूज करें, ये तो आपका सिंपल हो जाएगा अभी। ठीक है, तो ऐसे आपका आंसर बन जाएगा। आपको अगर Kc पूछा जाता तो आपने एंटी लॉग ऑफ दी 35.6 वहाँ पर शो कर देना था, तो आपको 35.6 का एंटी लॉग सोल्व करना होगा, वो आपका आंसर आ जाएगा। वैसे एग्जाम में वैल्यूज दी होती हैं जो भी log एंटी लॉग हैं, log टेबल एंटी लॉग टेबल आपको सेपरेट तो होंगे नहीं, तो आपको जो वैल्यूज दी गई हैं वही आपने फिर यूज करके सोल्व करना है। क्लियर है, चलो आगे आती है एक छोटी सी और प्रॉब्लम जो कि आपकी इलेक्ट्रोलाइसिस पर है। अब ये बात का ध्यान रखिएगा, जब इलेक्ट्रोलाइसिस होती है यानी कि हम लोग सोल्यूशन में से मतलब हम लोग इलेक्ट्रोड्स रख के सोल्यूशन में उसके ऊपर बैटरी जोड़ के उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं, तो क्या होता है कि अनायन गोज टू एनोड। ठीक है, तो अनायन का चार्ज होता है माइनस, तो एनोड का क्या होगा पॉजिटिव, एंड कटायन गोज टू कैथोड। ठीक है, C2C A2A। तो यहां पर अब हमारा कैथोड का जो साइन होगा वो होगा नेगेटिव। इलेक्ट्रोलाइसिस में जो साइन है वो अपोजिट हो जाते हैं। ठीक है, उसने कहा है कि
कैथोड पर ये दो रिएक्शंस हो सकती हैं, एनोड पर ये दो हो सकती हैं, कौन सी होंगी ये आपने बताना है। तो कैथोड पर वो रिएक्शन होती है जिसकी ई नोट वैल्यू हाई होती है, और एनोड पर वो रिएक्शन होती है जिसकी ई नोट वैल्यू लो होती है। तो लो वैल्यू इसकी है, ये हो सकती थी, बट यहां पर एक एक्सेप्शन आएगी, क्योंकि वाटर की ऑक्सीडेशन करवाने के लिए हमें जो है वो एक्स्ट्रा वोल्टेज की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये प्रोसेस प्रैक्टिकली काफी स्लो होती है। तो ऊपर तो हाइड्रोजन वाली ही होगी क्योंकि उसकी ई नोट वैल्यू यहां पर हायर है। नीचे वैसे तो होनी थी H2O की ही, बट उसमें ओवर पोटेंशियल होने के कारण, ओवर पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट होने के कारण Cl वाली रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि खास गैप है नहीं ई नोट वैल्यू में, ठीक है, छोटा सा गैप है, इसलिए हमारी Cl वाली रिएक्शन मेन हो जाएगी। इन दोनों को ऐड करेंगे, ये दोनों आए थे NaCl में से, तो वो भी आयन बीच में ऐड कर देंगे, तो ये ओवरऑल रिएक्शन मिल जाएगी। वैसे उसने ओवरऑल रिएक्शन के बारे में कुछ पूछा तो नहीं था, उसने सिर्फ हमें आंसर को एक्सप्लेन करने को कहा था, ठीक है भी। तो ऐसे आप लोग इलेक्ट्रोलाइसिस के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं कि 1 मोल एल्यूमिनियम आयन से हमें एल्यूमिनियम बनाना है, कितना चार्ज लगेगा। इसको 3 इलेक्ट्रॉन यानी कि इसको 3 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। 1 मोल इलेक्ट्रॉन यानी कि 1 फेरेडे, 3 मोल इलेक्ट्रॉन यानी कि 3 फेरेडे। एक फेरेडे में कितना चार्ज होता है 96500, तो इसको मल्टीप्लाई कराकर इसका आंसर लिख देना 3 × 96500 कूलम हमें चार्ज की लोड पड़ेगी। एक है MnO4 1 नेगेटिव टू Mn2 पॉजिटिव, तो इसमें क्या होगा, इसमें आपने ये देखना है कितने इलेक्ट्रॉन इसमें गेन होंगे। वो हम कैसे निकालेंगे, Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट सोल्व कर लेना, वो आएगी +7। Mn की इस तरफ तो चार्ज है ही एग्जैक्ट 2 पॉजिटिव, सो चेंज कितना आ रहा है 7 to 2 जा रहे हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर गेन होगा। तो इसमें हमारे 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि 5 फेरेडे इलेक्ट्रिसिटी यूज होने वाली है। क्लियर है अभी, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ ये वाली प्रॉब्लम है H2O वाली, ये आप लोगों ने खुद करनी है, ठीक है। तो सिंपल है, इतना हो जाएगा अभी। इसके बाद हमारी एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि अगर आपने आयरन को रस्टिंग से बचाना हो, ठीक है, करोजन से बचाना हो, तो आयरन ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है भी। आयरन अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके Fe2 पॉजिटिव फॉर्म होता है। हमें क्या करना है कि जो आयरन से भी इजीली ऑक्सीडाइज हो पाता हो उसको उसके ऊपर जोड़ देना है, यानी कि जिसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आयरन से भी लो हो, ऑक्सीडाइज होना है तो लो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चाहिए, तो लो वाला तो यही है, तो एक्स हमारा आंसर होगा। इसकी माइनस में काफी लो वैल्यू है, तो ये इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा आयरन की बजाय, तो आयरन हमारा सेफ हो जाएगा। तो यही आपको इस प्रॉब्लम में पूछा गया था। तो बाकी इसमें रस्टिंग वाला टॉपिक अब आप लोगों ने खुद कर लेना है कि इन रिएक्शन 2A रिएक्टेंट है 2 टाइम्स A चेंज हो रहा है इनटू द प्रोडक्ट्स, कंसंट्रेशन ऑफ A डिक्रीजेस फ्रॉम 0.5 to 0.4 इन 10 मिनट्स। हमें चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A बता दिया है, टाइम भी हमें बता दिया है। कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल। तो सिंपल जो हमने ऊपर किया है फार्मूला, इसके आगे अब 2 है, इसका कोफिशिएंट तो ओवर में आएगा 1/2, तो हम लोग यहां पर ओवर में लगाएंगे 1/2, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A बाय चेंज इन टाइम। रिएक्टेंट है तो साइन क्या रहेगा हमारा माइनस का, ठीक है। इतना क्लियर है। तो हमने आंसर यहां पर यूज किए, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A क्या हुई है, जो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल हुई है 0.4, इनिशियल थी 0.5, 0.4 माइनस 0.5, टाइम है हमारा 10 मिनट्स। तो इसको आप लोग सोल्व कर देना है, इजी सी सोल्विंग है भी, सिंपल सी। तो ये आ जाएगा 5 × 10⁻³ यूनिट्स। अब देखिए क्या रहेंगे, कंसंट्रेशन ऊपर थी उसके थे मोल पर लीटर, नीचे था टाइम इन मिनट, तो उसके आ जाएंगे मिनट इनवर्स। क्लियर है। तो ये एक छोटी सी प्रॉब्लम है इसके ऊपर बेस्ड, ये A+B कोई P बन रहा है प्रोडक्ट, रेट ला हमें दिया हुआ है। रेट ला में अब आप लोग यहाँ पर देखिए, कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर है 1/2, B की पावर है 2, बट यहाँ पर तो ना तो 1 है ना ही 2 है, तो रेट ला आपको मोस्टली स्टेटमेंट में दिया जाता है। क्लियर है। तो हमें इसका ऑर्डर निकालना है, तो ऑर्डर क्या होता है, रेट ला में जो भी पावर्स है उनको ऐड कर दो, 1/2 + 2 क्या आ जाएगा 5/2, दैट इज दी 2.5। तो ये इसका ऑर्डर हो सकता है। यहां से ये भी आइडिया होता है ऑर्डर की वैल्यूज फ्रैक्शनल भी हो सकती हैं। आगे चलते एक छोटी सी प्रॉब्लम है, फॉर ए रिएक्शन रेट ला एक्सप्रेशन हमें दिया गया है, A की पावर है 1, B की पावर है 1/2, इंटरप्रेट वेदर द रिएक्शन इज एलिमेंट्री और द कॉम्प्लेक्स। अब देखो हमें मोलिकुलैरिटी निकालनी, हमें ऑर्डर निकालना है पहले। अगर तो ऑर्डर से मोलिकुलैरिटी का हमें आइडिया हो सकता है, क्योंकि नॉर्मली रिएक्शन अगर एलिमेंट्री होगी तो ऑर्डर और मोलिकुलैरिटी सेम होंगे, क्योंकि वो सिंगल स्टेप में हो रही है, तो दोनों चीजें सेम आ जाएंगी, ठीक है।
तो हमने इसका ऑर्डर निकाला 1 + 1/2 दैट इज दी 1.5। अब मोलिकुलैरिटी तो 1.5 हो नहीं सकती, इसका मतलब ये रिएक्शन सिंगल स्टेप में प्रोसीड होती नहीं होगी, तो ये रिएक्शन एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, सो दिस इज नॉट एलिमेंट्री रिएक्शन। क्लियर है, तो ये चीज आपने अंडरस्टैंड कर लेनी है अभी अच्छे से। फिर आ गया कि यूनिट्स निकालो भी रेट कांस्टेंट के, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अभी। यूनिट्स कैसे निकालने हैं, जो भी आपको रेटला दिया गया, आपको रेटला दिया होगा या फिर ऑर्डर दिया होगा, हमें रेटला दिया है तो ये हो गया हमारा रेट, रेट के यूनिट मोल पर लीटर पर सेकंड, ठीक है। और कंसंट्रेशन ए की हो, बी की हो, सी की हो, सभी के यूनिट्स क्या होंगे, मोल पर लीटर, ऊपर जो भी पावर है वो रख लो। अब ये मोल पर लीटर और ये मोल पर लीटर तो 16 हो गए, तो यहाँ पर क्या बचा है पर सेकंड, के इंटू मोल पर लीटर की पावर 1/2, ये जाएगी दूसरी तरफ, रेसिप्रोकल होकर इनकी पावर्स के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप लोग के यानी कि रेट कांस्टेंट के यूनिट निकाल सकते हैं किसी भी ऑर्डर के लिए, किसी भी रेट ला के लिए। सिमिलर मेथड से आपने सोल्व करना है। ठीक है, क्लियर है अभी? चलो आगे चलते हैं। अगर इसमें आपको गैस दी जाए तो गैस की आपने कंसंट्रेशन उसके प्रेशर में रखनी है, जो भी प्रेशर के यूनिट हो, बार हो, एटमॉस्फेरिक हो, बट मोस्टली हमें मोल पर लीटर ही यूज की जाती है। आगे एक और छोटी सी प्रॉब्लम, H2O2 चेंज हो रहा है 2H2O2 में, इसका मैकेनिज्म दिया गया, यानी कि ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ये 2 स्टेप्स में प्रोसीड कर रही है, एक स्लो स्टेप है, एक फास्ट स्टेप है। अब देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन का स्लो स्टेप उसका रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है। ठीक है अभी, सो रेट ला उसी से बनेगा, तो रेट ला में ये दोनों चीजें आएंगी। सो हमारा रेट ला क्या बनेगा, उसने पूछा है रेट ला इज रेट कांस्टेंट इनटू H2O2 की कंसंट्रेशन की पावर 1, जो भी यहां पर आएंगे कोफिशिएंट। अगर आपको स्लो फास्ट स्टेप दिए हैं तो स्लो स्टेप से आपने सीधा रेट ला बना देना है। साथ में आयोडाइड आयन है, इसका भी कोफिशिएंट है 1, तो इसकी भी पावर 1, सो दिस इज अवर रेट ला। ऑर्डर क्या बनेगा अब, 1 + 1 2 आ गया ऑर्डर हमारा। ठीक है, अब आउट ऑफ द स्टेप 1 और 2 विच वन इज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, स्लो स्टेप। सो नंबर 1 जो हमारा स्टेप है वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। जो स्लो है वो होगा तो बाद में ही फास्ट वाला हो पाएगा ना, तो वो स्लो पर ही वहां पर डिपेंड करेगा, तो इसलिए ओवरऑल जो स्पीड ऑफ रिएक्शन है वो स्लो स्टेप के अकॉर्डिंग बनेगी। ओके अभी चलो आगे चलते हैं। ए रिएक्शन इज ऑफ द सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेक्टेंट, कोई भी रेक्टेंट है उसके अकॉर्डिंग उसका सेकंड ऑर्डर है, तो ना दिया हो रेटला, ऑर्डर दे दिया, हम उसको यहाँ पर अज्यूम कर लेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे इफेक्ट होगा अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ द रेक्टेंट को कर दूं डबल या फिर कर दूं हाफ, तो ये दोनों केस हमें सोल्व करने हैं। सो रेट हमने अज्यूम कर लिया अभी, क्योंकि 2 ऑर्डर था तो के इंटू रेक्टेंट, आप ए लिख लें, बी लिख लें, सी लिख लें, आर लिख लें, आपकी मर्जी है, पावर 2 रख लेनी है। अभी ऑर्डर 2 है तो हमने पावर 2 रख ली। अब अगर मैं रेक्टेंट का अमाउंट कर दूं डबल तो क्या होगा, रेक्टेंट का अमाउंट ए से हम लोग 2a चेंज करेंगे तो ये स्क्वायर के अंदर आएगा, यही सबसे बड़ा आपने यहां पर सीखना है। तो यहां पर a को रिप्लेस करेंगे विद 2a, तो स्क्वायर होकर 2 का स्क्वायर बन जाएगा 4, तो हमारा ऑर्डर हमारा जो रेट ऑफ फ्रैक्शन है वो 4 टाइम्स बन गया। ठीक है, तो ये 4 टाइम्स हो गया। क्लियर है? अगर हाफ करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, तो 1/2 करेंगे, ये भी 2 अंदर आएगा, तो 1/4 यानी कि 1/4 हो जाएगा जो रेट ऑफ फ्रैक्शन न्यू वाला होगा। क्लियर है? तो आपने ऐसे इसको सिंपली सोल्व कर देना है, कितना सिंपल काम है अभी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। फॉर द रिएक्शन दिस वन, अमोनिया प्लेटिनम पर जाकर डिकम्पोज हो रहा है। ठीक है, N2 और H2 बना रहा है। रेट ला दिया गया है, रेट ला इज ओनली इक्वल्स टू के ओनली, तो रेक्टेंट तो है ही नहीं भी, रेक्टेंट तो अगर ना हो यानी कि रेक्टेंट की पावर 0 थी, सो दिस इज द 0 ऑर्डर रिएक्शन। तो इसका मतलब क्या है, रेट क्या बनेगा, के इंटू रेक्टेंट अमोनिया की पावर 0, सो देयरफॉर इट इज 0 ऑर्डर रिएक्शन। बट अगर हम इसकी मोलिकुलरिटी देखें, वो अपने रिएक्शन देखनी है अभी, सीधी उसके आगे कितना कोएफिशिएंट लगा है 2, सो मोलिकुलरिटी इज द 2। क्लियर है? तो राइट द ऑर्डर एंड द मोलिकुलरिटी हो गया। यूनिट्स ऑफ द रेट कांस्टेंट, के यूनिट अब क्या बनेंगे भी, रेट के यूनिट मोल पर लीटर पर सेकंड, और के ही है इस तरफ तो कुछ है ही नहीं, और तो के यूनिट्स भी सेम हो जाएंगे। तो 0 ऑर्डर रिएक्शन में के यूनिट मोल पर लीटर पर सेकंड याद रख लिया गया। फर्स्ट ऑर्डर के भी आप लोगों ने सोल्व करके रख लेने हैं। इतना क्लियर है अभी? चलो सो आगे एक और है कि इफ द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज दिस वन, देन आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब देखो आइडेंटिफाई रेट कांस्टेंट से हम लोग कैसे कर सकते हैं, हमने उसके यूनिट्स देखने हैं। तो रेट कांस्टेंट के यूनिट है पर सेकंड, सेकंड इनवर्स होते हैं फर्स्ट ऑर्डर में। मैंने आपको यही अभी कहा था, 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर के सोल्व कर लेना।
तो फर्स्ट ऑर्डर के सोल्व करोगे तो वो क्या आएंगे, आपके पर सेकंड आएंगे, ये आप लोग याद रख लीजिए। ये हो गए जीरो ऑर्डर के, ये हो गए आप लोगों के फर्स्ट ऑर्डर के। तो ऐसे इन दोनों के रेट कांस्टेंट के यूनिट्स आपने याद रख लेने हैं। तो आगे चलते हैं। अभी एक न्यूमेरिकल है हमारा छोटा सा। द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 per second. How much time will it take to reduce the initial concentration to the 1/16th value? 1/16th होना है। अगर इनिशियल वैल्यू a है तो बाद में कितनी बची, a/16। ठीक है, सो a/16। तो r नोड आ गया, r आ गया, और k हमें दिया हुआ था रेट कांस्टेंट। हमें टाइम निकालना है, फार्मूला अप्लाई करें, ठीक है ना, फर्स्ट ऑर्डर वाला। t इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग r नोड बाई r। आर नोड की वैल्यू a पुट करेंगे, r की वैल्यू a/16, a के साथ a सोल्व, 16 ऊपर चला गया, log 16। अब log 16 आप लोगों ने कैसे सोल्व करना है, log 16 इज इक्वल्स टू log 2 की पावर 4। ठीक है, अब log में जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, सो 4 log 2। अब log 2 की वैल्यू क्या होती है अभी, 0.3010। ये तो याद रख लेना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। अब इनको सोल्व करके आप लोगों ने यहाँ से फाइनल आंसर लिख देना है। तो फिर से वही बात है अभी, फाइनल आंसर की जगह रख लेना, लास्ट में सोल्व करना, पहले बाकी का पेपर कर लेना। कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। ठीक है, क्लियर है अभी? तो आगे चलते हैं। आगे अभी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इनिशियल रेट मेथड इसको बोलते हैं। हमें इनिशियल रेट्स दिए होते हैं अलग अलग कंसंट्रेशंस पर, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। इससे हमें रेट ला सोल्व करना होता है। तो मैंने आपके लिए पहले सोल्व कर रखे हुए हैं ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंडिंग हो जाए। 2a हो, b हो, जो भी हो, हमने तो a एंड b के अकॉर्डिंग ही अपना रेट ला ज्यूम करना है। तो हम लोग सबसे पहले रेट ला को ज्यूम कर लेंगे, रेट कांस्टेंट इनटू a की पावर p, b की पावर q। हमें p एंड q को सोल्व करना है। तो सबसे पहले जिन दो मतलब साइड में एक रेक्टेंट की कंसंट्रेशन सेम हो, जैसे 0.1, ठीक है, और दूसरी तरफ b की है 0.1। अब b की 0.1 यहाँ पर भी है, तो हम लोग ये 1/4 का सोल्व करेंगे सबसे पहले। सो रेट की वैल्यू ये दोनों अप्लाई होंगी, ठीक है, और कंसंट्रेशन की वैल्यूज बीच में यूज कर लेंगे। सो रेट इज इक्वल्स टू k इंटू, सबसे पहले में से आया 0.1 0.1, तो दोनों की वैल्यूज पर दी, और रेट कितना है हमें दिया हुआ है 6 इंटू 10⁻⁻3, वो हमने यूज कर लिया। और सिमिलरली हमने फोर्थ एक्सपेरिमेंट में से ऐसे ही ली हैं वैल्यूज। अब दोनों को आपने डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पर क्या फायदा होगा, जो दो वैल्यूज सेम थी वो दोनों सोल्व हो गई। तो ये 0.4p के साथ k कैंसिल हो गया, 0.4p बाई 0.1p, उधर आ जाएगा 2.40 बाई 6। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक पावर बचनी थी 10 की, और यहाँ पर सोल्व करने पर 0.4 था, तो ये आपका 4 आ जाएगा। दूसरी तरफ भी हमारा 0.4 और 0.1 है, पॉइंट के साथ पॉइंट कैंसिल हुआ, तो 4 की पावर p, उधर था 4 इज इक्वल टू 4, मतलब 4 की पावर है 1। बेस सेम होंगे तो पावर्स भी सेम होगी, सो p इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 1। ऐसे आप इसे सोल्व कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम लोग अब दूसरी साइड पर देखें तो a की वैल्यू इन दोनों में सेम है, तो हम लोग अब बस ये दोनों यहाँ से वैल्यूज को यूज करेंगे। सेकंड और थर्ड एक्सपेरिमेंट की वैल्यूज को हमने यहाँ पर राइट डाउन कर लिया है। इनको करेंगे डिवाइड, ये दोनों हो गए कैंसल, तो ये दोनों आपस में अब करेंगे यहाँ पर डिवाइड, और इस तरफ दिस डिवाइडेड बाय दिस 1, इसको हमने अब सोल्व करना है। तो ये आपका सोल्व होकर 4 बच जाएगा। ठीक है, डिवाइड कर लेना, सिंपल सी है। तो 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर। तो अब फिर से अगर बेस सेम है तो पावर सेम हो जाएंगे, q इज इक्वल टू पावर है 2, तो ऐसे हमारे p एंड q आ जाएंगे। आप लोग रेट ला बना सकते हैं, इससे आप लोग रेट कांस्टेंट इजीली सोल्व कर सकते हैं। किसी भी चारों में से इक्वेशन जो हमने यहाँ पर की है, ये हमारी थर्ड फोर्थ ऐसे ऊपर थी, ठीक है, इनमें से किसी भी इक्वेशन में आपने p एंड q को यूज करके वहां से k को सोल्व कर देना है। हमने सबसे पहली इक्वेशन में से इसे सोल्व आउट किया है। ठीक है, तो ऐसे ये आपका सिंपल सा मेथड है, गिवन इन्फॉर्मेशन से ही सब कुछ हो जाता है। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करना भी, ये भी एग्जाम में प्रॉब्लम कई बार आ चुकी है। ओके, अभी तो आगे चलते हैं। एक छोटी सी प्रॉब्लम और है कि रेडियोएक्टिव डिके फॉलो द फर्स्ट ऑर्डर किनेटिक्स। इनिशियल अमाउंट ऑफ टू रेडियोएक्टिव एलिमेंट x एंड y आर 1 ग्राम ईच। दोनों का इनिशियल अमाउंट हमें दिया गया है 1 ग्राम ईच। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ x एंड y आफ्टर 2 days इफ देयर हाफ लाइफ्स आर दिस एंड दिस। 2 दिन के बाद उनका कितना कितना अमाउंट होगा, उसका हमें रेशियो निकालना है। उनकी हाफ लाइफ हमें दी गई हैं 2 days के बाद। तो दोनों के स्टार्टिंग अमाउंट, इनिशियल अमाउंट सेम है। 2 days यानी कि 48 आवर्स होते हैं, तो x की कितनी हाफ लाइफ्स होंगी, वो
कितनी बार हाफ हाफ होगा, उसकी हाफ लाइफ है 12 घंटे, टोटल हमारे पास है 48, सो टोटल टाइम डिवाइडेड बाय दी हाफ लाइफ, तो हमारे पास 4 हाफ लाइफ्स बनेगी। एक्स 4 बार हाफ हाफ हो चुका होगा, ठीक है भी। देन y की सेम सोल्व करेंगे 48/16, सो दिस इज दी 3, सो ये 3 बार हाफ हो जाएगा। इतना क्लियर है अभी। अब देखो बाद में कितना अमाउंट हमारे पास बचेगा, एक बार हाफ होने के साथ ओवर में 2 आता है, दूसरी बार फिर से एक और 2 आ जाएगा, यानी कि 2 का स्क्वायर। जितनी बार हाफ होगा उतनी 2 की पावर से हम इसे डिवाइड करेंगे, ठीक है भी। इनिशियल कंसंट्रेशन 2 की पावर जितनी हाफ लाइफ हुई हैं, यहाँ पर 4 हुई हैं x के केस में, तो हम इसके ओवर में 2 की पावर 4, यानी कि x इनिशियल अमाउंट था 1, 2 की पावर 4 दैट इज दी 16, ऐसे y की हुई हैं 3 हाफ लाइफ, तो ये बन गया 1/8। दोनों का रेशियो निकालेंगे तो ये 1:2 बन जाएगा। रेशियो तो आप लोग इजीली सोल्व कर सकते हैं। क्लियर है अभी। तो ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, ये आपने सोल्व करनी सीख लेनी है। तो आगे चलते हैं, कार्बन 14 कंटेंट, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफ एन एशियंट पीस ऑफ द वुड वाज फाउंड टू हैव द 3/10 ऑफ दैट इन द लिविंग ट्री। कोई एशियंट ट्री है, उसमें कार्बन 14 का अमाउंट जितना एक ट्री में होता है नॉर्मल में, उससे 3/10 पार्ट बचा है, ठीक है। तो ये मतलब हमें इनिशियल कंसंट्रेशन और जो हमारी कंसंट्रेशन एट टाइम टी है उसके बारे में बताया गया है। अगर इनिशियल को मैं ए मान लूं तो आर की वैल्यू कितनी होगी, 3/10 ए, ठीक है। दोनों का अगर मैं यहाँ से रेशो कर लूँ R0/R, तो वो क्या आ जाएगा 10/3। क्लियर है अभी। हमें हाफ लाइफ दी गई है, तो हाफ लाइफ से मैं के निकालूंगा, रेट कॉन्स्टेंट। हमें सोल्व करना है हाउ ओल्ड इज दैट पीस ऑफ वुड, यानी कि उस एशियंट पीस की एज क्या होगी, हमें टाइम निकालना है कि डिके होने में कितना टाइम हुआ होगा, कि ए से 3/10 ए होने पर उसको कितना टाइम लगा, वो हम लोग सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए, जितने भी रेडियो एक्टिव डिके हैं वो सभी फर्स्ट ऑर्डर होते हैं। तो पहले मैं हाफ लाइफ से के निकालता हूँ, हाफ लाइफ का फार्मूला लगाया और के की वैल्यू हमने सोल्व कर ली। अब मैंने इसको इजी करने के लिए मैंने आपको शुरू में बताया था कि 0.693 कैसे आता है, 2.303 को मल्टीप्लाई करेंगे log 2 के साथ, ये log 2 की वैल्यू है। अगर ना भी हो आप लोग एज इट इज इस वैल्यू को यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब हमें टी निकालना है, सो टी इज इक्वल टू 2.303/k इंटू log R0/R। अब सभी आंसर इसमें यूज करें, 2.303, के की वैल्यू ये पूरी की पूरी हमारी के की वैल्यू लगी है, जो कि रेसिप्रोकल हो गई, ये दोनों आपस में सोल्व हो जाएंगी, log के अंदर हमने वैल्यू यूज कर ली, ठीक है। अब ये दोनों ही यहाँ पर बचे हैं, ठीक है, ये दोनों यहाँ पर आ गए, और log दो चीजें डिवाइड में हो तो log m माइनस log n, log 10 की वैल्यू होती है 1, log 3 की वैल्यू ऊपर हमें दी गई है 0.4771, वो हमने यूज कर ली है। तो इसको आप लोगों ने मल्टीप्लाई किया। अब इस सारी चीज को हमने अप्रोक्सीमेट सा मल्टीप्लाई कर कर सोल्व कर लिया, यानी कि डिवाइड कर कर बाद में आपने 10⁴ के साथ उसे मल्टीप्लाई कर दिया। इसका सोल्व होकर आंसर आया 0.5229। आप इसे राउंड ऑफ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आंसर इतना आ जाएगा, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है क्योंकि ये अप्रोक्सीमेट मेथड ही होता है। क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। अभी ये भी एक हमारी कुछ अलग प्रॉब्लम है, ये भी 2-3 बार एग्जाम में आ चुकी है, तो ऐसी कुछ डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। इस बार इसको सीख लेना। अगर तो यही सेम रिएक्शन की टाइप आ गई, यानी कि ये अप्लाई होगा अगर एक साइड पर एक रिएक्टेंट है और यहाँ से 2 हमेशा प्रोडक्ट बन रहे हैं, क्योंकि इसी के ऊपर ही आपको हमेशा एग्जाम्पल दी जाती है पेपर में। गैस एक है जो कि डीकम्पोज होकर 2 प्रोडक्ट बना रहे हैं, दोनों के कोफिशिएंट हैं 1:1, तो आप लोग सीधा फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो ये SO2Cl2 है, SO2 बन रही है, Cl2 बन रही है। इनिशियली टाइम 0 पर कितना प्रेशर था, 0.4, गैस का प्रेशर ही उसकी कंसंट्रेशन होता है, ठीक है। और 100 टाइम पर टोटल प्रेशर 0.7 है, टोटल में सभी का प्रेशर आएगा, इसका भी जो अमाउंट बचा, इन दोनों का भी प्रेशर, सभी का ऐड कर ये हमें टोटल दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है अभी, रेट कांस्टेंट निकालना है। तो इसका फार्मूला याद रखिएगा, K इज इक्वल टू 2.303 log इनिशियल प्रेशर जैसे R0 होता है एंड प्रेशर ऑफ रेक्टेंट एट टाइम t। उसका फार्मूला क्या है, 2pi माइनस pt, pt इज दी टोटल प्रेशर, ठीक है जी। तो ये आपका एक शॉर्टकट फार्मूला है कि प्रेशर ऑफ दी रेक्टेंट जो होगा, मैं इसको a लिख देता हूं, दैट इज दी एट टाइम t 2pi माइनस pt क्या है यहाँ पर हमारा टोटल प्रेशर। तो ये हमने यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करना है। तो ये दोनों के बारे में हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये दोनों हमारे क्या हैं, सो दीज आर दी प्रेशर्स, ठीक है भी। इसको इरेज कर दें।
चलो इसको मैं इरेज कर देता हूँ भी, ठीक है। तो ये हमारा प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट एट टाइम टी है, क्लियर है। चलो तो इन सभी के हमने आंसर पुट करने हैं। इनिशियल प्रेशर दिस इज द पी आई, ठीक है, एंड दिस इज द पी टी, ठीक है। सो दिस इज द पी टी, दिस इज द पी आई, इन दोनों के हमने आंसर पुट किए हैं। तो टाइम हमें दिया हुआ है यहाँ पर 100 सेकेंड, वो हमने यूज़ किया है। जस्ट आपने सोल्विंग करनी है, ये तो बिल्कुल सिंपल सा काम बन जाएगा। अभी इसको आपने सोल्व कर देना है। log 4 की वैल्यू आपको यहाँ पर बताई गई है, याद भी आप लोग रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आंसर बन जाएगा, क्लियर है। तो ऐसे ये डायरेक्ट फार्मूला कुछ थोड़ा सा अलग है, इसको आपने अंडरस्टैंड करना है, याद रखना है, ठीक है। तो ऐसे आपका ये हो जाएगा, क्लियर है। अभी गैसियस स्टेट में ये अप्लाई होता है, नॉर्मली आपको डिकम्पोजिशन की ही एग्जांपल इसमें से बनाई जाती हैं। सो आगे चलते हैं। दी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 100 मिनट, टाइम दिया है फॉर दी 60% कंप्लीशन। हमें सोल्व करना है वो कितना टाइम लेगी 90% कंप्लीशन के लिए। अब 60% के लिए हमें 100 मिनट है, तो हम इससे के निकालेंगे, रेट कांस्टेंट। टाइम फॉर दी 60% कंप्लीशन, बाकी कितना बचा 40। अगर 100 हो टोटल, जब भी परसेंटेज वाला केस आए, इनिशियल अमाउंट को आपने 100 मान लेना है और फाइनल अमाउंट को आपने 100 में से जितना भी बाकी बच गया है वो यहाँ पर मान लेना है, क्लियर है। तो यहाँ से हम लोग अपना के निकाल लेंगे, तो के चला गया ऊपर, टी 60% की वैल्यू उसने दी थी 100 मिनट, वो यहाँ पर ओवर में आएगी, तो वो हमने यहाँ पर लगा ली है, ठीक है। अभी अब इसको पहले सोल्व कर लें। log 10 माइनस log 4, log 10 की वैल्यू 1, log 4 की वैल्यू, तो ये हमारा आंसर बन गया। अब हमें टाइम निकालना है फॉर दी 90% कंप्लीशन, उसका फार्मूला लगाते हैं। तो इनिशियल अमाउंट 100, 90 कंप्लीट हो गया, बाकी बचा 10, तो ये एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, ये बचेगा log 10, और ये के था ओवर में, ये हमने अलग लिख लिया, इसकी वैल्यू ये सारी की सारी यहाँ पर यूज़ कर लेंगे के की जगह पर, ठीक है। ये रेसिप्रोकल में आएगी, ये दोनों कैंसिल होगी, तो हमारा क्या बचा 100/0.398। इसको आप लोग राउंड ऑफ करके भी सोल्व कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ये आपका 251 मिनट्स आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 250 मिनट्स आ जाएगा, क्लियर है। तो सबसे पहला है, एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि व्हाट हैपन्स टू द रेट कांस्टेंट के एंड एक्टिवेशन एनर्जी अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करें। तो रेट कांस्टेंट तो इंक्रीज होगा, ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा विद 10 डिग्री इंक्रीज इन टेम्परेचर, बट एक्टिवेशन एनर्जी चेंज नहीं होगी टेम्परेचर के साथ, ये रिमेन्स अनचेंज। तो ये आंसर आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है भी, क्योंकि ये ओनली डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एंड रिएक्टेंट्स। वो सिर्फ नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स पर ही डिपेंड करती है एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। वो टेम्परेचर के साथ बिल्कुल नहीं चेंज होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ से याद रखनी है। तो आगे चलते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं। अभी रेट कांस्टेंट हमें एक 200 केल्विन पर और 500 केल्विन पर, ये दोनों रेट कांस्टेंट दिए गए हैं। सो दीज आर दी K1 एंड दी K2, दोनों हमने टेम्परेचर यहाँ पर यूज कर लिए हैं, K1 K2 लिख लिए हैं। हमें EA निकालनी है, तो फार्मूला लगाते हैं भी, log K2/K1 EA अपॉन 2.303 R 1.T1 माइनस 1.T2। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, उसने दिया है 2.303 इंटू आर की वैल्यू है 19.15। आपकी कैलकुलेशन इजी बना दी, ये आप भी याद रख लेना, भी ना भी दिया हो फिर भी आपने सीधा इसको यूज कर लेना है। तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ पर सीधी लगाऊंगा 19.15, इनकी वैल्यूज यूज की, T1 T2 की एलसीएम आएगा, इन दोनों का 1000 ऊपर आ जाएगा, 5 - 2 एलसीएम करके ये दोनों सोल्व हुए, तो ये बच गया हमारा 10, तो ये आ गया log 10। log 10 की वैल्यू होती है 1, तो वो हमने यूज कर ली। ये दोनों टर्म्स उस तरफ, ये भी उस तरफ चला जाएगा, तो ये हमारा ये का आंसर बन जाएगा। इसको तो अब आप लोग डिवाइड करेंगे, 19.15 को विद दी 3, उसको मल्टीप्लाई करा देंगे 1000 से। कितनी इजी सोल्विंग है। तो एक्चुअल में अब से बोर्ड एग्जाम में ऐसा ही होता है, अभी बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन देते हैं, आपको सिर्फ फार्मूला आता हो, बेसिक कैलकुलेशन आती हो, तो आपका इजिली न्यूमेरिकल हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, द रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स व्हेन टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम दी 27 to 37, ये तो हमें भी पता है। अभी कैलकुलेट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, सेम आप लोगों ने सब कुछ करना है। डबल, अब रेट कांस्टेंट हमें एग्जैक्ट नहीं बताएंगे, ये बताया गया है कि वो 2 टाइम हो जाता है, आपने टेम्परेचर चेंज करने इनटू दी केल्विन ऑलवेज। तो हमने 273 ऐड कर लिया, T1 T2 निकाल लिए। अब हम लोग अज्यूम कर लेंगे कि K1 इज दी K, तो फिर K2 क्या होगा, वो 2 टाइम्स हो गया, यानी कि 2 के। अब इन दोनों का रेशियो करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, K2/K1 दैट इज दी 2 आ जाएगा। तो सेम फार्मूला अप्लाई करके यहाँ पर K1/K2 की वैल्यू हमने 2 लगा देनी है, T1 T2 की वैल्यूज एलसीएम ना हो तो इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई में ही शो कर देना है, और ऊपर आएगा हमारा 310
-300, तो वो बच गया हमारा यहाँ से 10, ठीक है। तो बाकी इस तरफ log 2 की वैल्यू लगा दी गई है। अब आपने यहाँ से कैलकुलेशन ईजिली सोल्व कर सकते हैं, तो आपका EA का आंसर बन जाएगा, ठीक है भी। तो फिर से वही बात है, अभी लास्ट मल्टीप्लाइकेशन या डिवाइड आपने आखिर में करनी है, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है। क्लियर है? तो आगे चलते हैं। इसके ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल और है, कई बार कुछ डिफरेंट यहाँ से प्रॉब्लम आ जाती है। तो फॉर द फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन कुछ ऐसा हमें एक्सप्रेशन दिया गया है, रेट कांस्टेंट k इज इक्वल टू दिस इनटू e की पावर दिस k बाय t, ये हमें वैल्यू दी गई है। हमें EA निकालनी है और बाद में रेट कांस्टेंट निकालना है। तो ये हमारी आर्हेनियस की बेसिक इक्वेशन के साथ हम इसे कंपेयर करेंगे, कंपेयर विद k इज इक्वल टू a इंटू ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। अब a की वैल्यू ये वाली आ जाएगी, ठीक है, कंप्लीट। सो दिस इज दी a की वैल्यू, और यहां पर e की पावर में जो है दिस इज अवर दिस वन, ठीक है, यानी कि ई अपॉन टी के साथ तो हमारा टी सोल्व हो गया। सो ई अपॉन आर की वैल्यू है 25,000, आर उस तरफ जाएगा मल्टीप्लाई होगा, आर की वैल्यू होती है 8.314 जाउल की टर्म में, एनर्जी वाले जो होते हैं यूनिट। तो ये मल्टीप्लाई करके हमें ई की वैल्यू मिल गई, सिंपल था। और दूसरी तरफ हमें निकालना था के रेट कांस्टेंट, हाफ लाइफ हमें दी हुई थी, ये तो अलग ही है ना, इसका इस इक्वेशन के साथ तो कोई मतलब नहीं है। तो आप लोग यहाँ से इसे निकाल सकते हैं रेट कांस्टेंट को, ठीक है भी, फार्मूला लगा के। तो ये आपका ए भी आ गया, आर्हेनियस का जो आपका यहाँ पर फैक्टर है वो भी आपका इसमें हो जाएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं, इनकी स्लोप्स और ग्राफ की शेप के साथ, इनके ऑर्डर्स के साथ जो भी ग्राफ्स बनते हैं, जीरो ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर का, और साथ में एक्टिवेशन एनर्जी का ग्राफ, ये आप लोगों ने अच्छे से याद रख लेने हैं। सो दिस इज दी केमिकल काइनेटिक्स। आई होप कि आपको सब कुछ अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एग्जाम के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। चैनल को सब्सक्राइब भी साथ में भी ज़रूर कर लेना, और सब अपने सभी दोस्तों के साथ इसे जल्दी से शेयर कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।